यदि वो शुक्र, तो शुक्र होगा तो वशीकरण। हाँ, जैसे आजकल मैं वशीकरण स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं सौतन छुटकारा, ये करा देना वो करा देना। यदि शनि हो तो ब्लैक मैजिक। हाँ, तंत्र मंत्र के माध्यम से मैं अघोरी हूँ, मैं ब्रह्म पिचासिनी हूँ, मैं अघोर साधना किया है, स्मशान घाट में जा करके वो मरे हुए व्यक्ति के चिता पर लिट्टी बना करके पता नहीं कौन कौन से साधना। हाँ, यदि राहु हो तो चंडाल सिद्धि हो, मतलब भूत प्रेत इत्यादि की वो सिद्धि करके मैं भूतों से बात कर लेता हूँ। ये प्रेतात्माएं हमारी है, हम इनके वश में हूँ, हम इनके दिल में जा सकता हूँ। केतु यदि पंचम लॉर्ड होकर के यदि अष्टम में बैठा है, तो उसकी साधना रियल साधना है, वो मोक्ष गति की साधना है। वो मोक्ष गति के लिए साधना कर रहा है, और ये साधक रियल में भगवान का भक्त है। तो वो तो ग्रहों के हिसाब से पता चलेगा कि वो कैसे हैं, क्या है, चीजें हैं। जैसे मगर प्रोफेसर। सर इसका मत। हाँ जी। प्रोफेसर। बोले। नहीं नहीं सर, आप बताएं। मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि जैसे कि मान लीजिए किसी की कुंडली में दसम भाव में पंचम लॉर्ड दसम में बैठा हो, दसम लॉर्ड दसम में बैठा हो, तो प्रोफेशन का है। तो उसमें यदि सूर्य का, वहां पे नक्षत्रों का सूर्य क्या रहा होगा, तो वो आयुर्वेद का वो बनेगा। चंद्रमा होगा तो वो थोड़ा गायनिकोलॉजिस्ट 100% जो है स्त्री का वो हो सकता है। बुध होगा तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकता है डॉक्टर में। और बृहस्पति होगा 100% एलोपैथिक हो सकता है, मेडिसिन वाला जो है, मेडिसिन। मंगल होगा तो सर्जन हो सकता है। तो शनि होगा तो यूनानी वाला हो सकता है, कि जो ये यूनानी वाला जो मेडिसिन नहीं होते हैं, कि रूअफ़ज़ा ये अफ़ज़ा पता नहीं हो, पुड़िया वाले। हाँ, राहु हो तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि कौन से भाव में कौन से ग्रह हैं, तो उसका क्या नेचर है, तो उससे रिलेटेड क्या है। तो उस ये तो खुद आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो साधना है और ब्लैक मैजिक है और तंत्र मंत्र इत्यादि है, तो ये आपका अष्टम भाव ही है। तो वहां पे जो ग्रह बैठेगा और पंचम लॉर्ड जो ग्रह बैठेगा, तो उसी से वो साधना करेगा। साधना की शक्ति ग्रह बताएगा, साधना होगा कि नहीं ये आपके अष्टम भाव बताएगा। ठीक है, और बताएं। हाँ जी। सर एक चीज इसमें और पूछनी है। जैसे इसी लाइफ टाइम में की होगी ना, मतलब कर रही होंगी ना, मतलब जैसे कि क्योंकि अब ये जो लेडी मैं बता रही हूँ, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, और इतने बड़े एक्सीडेंट में ये पूरी पूरी बच गई, खरोच तक इसको नहीं आई। और ये जैसे यहाँ भी इसका जो ग्रुप है, इसका तीन लेडीज और का ग्रुप है, मतलब ये चार लोग हैं। तो यहाँ भी वो जो लेडीज हैं वो भी तंत्र साधना करती हैं, वो वो मुझे पता है। बच गई कि वो लगन का मित्र होगा। देखें, अष्टम दुर्घटना देता है, साधना भी देता है। दुर्घटना भी देता है और साधना भी देता है, लेकिन कितने लोग साधना के चक्कर में पागल भी हो जाते हैं। हाँ, और कितने लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, मर भी जाते हैं। कितने लोग का एक्सीडेंट होता है। अब एक क्या थे वो, एडीजी, क्या नाम था उनका, यूपी कैडर के हैं, आईपीएस, विनोद। तो दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, रात में ड्राइवर को नींद आई और गाड़ी ठुक गई, गाड़ी पचक गई, सब कुछ हो गया, उनको खरोच भी नहीं आया। तो ये अष्टम यदि लगन का मित्र हो, लगन से यदि अष्टम का संबंध हो, तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन खरोच वरोच नहीं आता है, दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये लगन बहुत बड़े देखें, पूरी जो फलादेश करना है आपको, ये पूरा का पूरा खेल ही लगन का है। क्योंकि आप फलादेश कर किसका रहे हो, लगन का। सेकेंड, पैसा किसका है, लगन का। थर्ड, समाज किसका है, लगन का। फोर्थ, उसकी लग्जरियस लाइफ किसका है, लगन का। पंचम, संतान किसका है, लगन का। शत्रु किसका है, लगन का। स्पाउस किसका है, लगन का। एक्सीडेंट किसका हो रहा है, लगन का हो रहा है। तो जब एक्सीडेंट लगन का हो रहा है, तो यदि लगने से यदि अष्टमेश हो, तो
न रंध्रे ससो दोस्तों सूर्य चंद्रमसो भवेत ना, तो फिर उसको ज्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन वही लगन के शत्रु हो, इवन इवन साइन का लगन हो, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, और ऐसे में अष्टम में कोई ग्रह बैठा हो, वो लगन का शत्रु ही होगा, 1 5 9 का लॉर्ड नहीं होगा। तो ऐसे में अष्टमेश सदैव लगन के शत्रु होंगे या सम होंगे, मित्र तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर वहां पर उसका बुरा हाल होना बिल्कुल निश्चित है। हाँ, अब जैसे कुंडली आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोग का स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? जी जी, हो रहा है सर, हो रहा है। एक कुंडली देख लीजिए, अभी किसी व्यक्ति का है, धनु लगन का कुंडली है। तो यहाँ पर लगनेश अष्टम का मित्र हो गया ना, जो अष्टमेश है वो लगन का मित्र हो गया। एक कुंडली में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, 2 कुंडलियां में दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये देखिए, ये भी धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन आया दिमाग में तो हमको याद है। देखिए, धनु लगन की कुंडली है, और यहाँ पर जो लग्नेश और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं, यहाँ पे तो गज केसरी योग भी बन गया ना। तो अब यहाँ पर जो अष्टमेश जो चंद्रमा है, आपको क्या लगे, वो लगन को कष्ट देगा क्या, लगन को परेशानी करेगा क्या? नहीं, अरे वो तो गज केसरी योग बना करके लगन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और ये व्यक्ति अभी बहुत अच्छे पद पे हैं, हरियाणा में पानीपत के चेयरमैन हैं। तो अब देखो, इतनी अच्छी कुंडली। एक और आपको बता रहा हूँ कुंडली, वो भी धनु लगन की कुंडली है। ये देखिए, ये देखिए, ये भी धनु लगन की कुंडली है। अब यहाँ भी लगन चंद्रमा बैठा है अष्टम में, एक आईपीएस है अभी, भुवनेश्वर के आईजी हैं, अब तो एडीजी बन गए। तो अब देखो कि ये जो लग्नेश है, यदि अष्टमेश उसका शत्रु हो रहा तो कोई दुर्घटना और घटना नहीं देगा। यदि तंत्र मंत्र साधना भी देगा, और ये बहुत बड़े भक्त हैं, ये भी साधना करते हैं। हाँ, ये छतरपुर वाले गुरु जी को फॉलो करते हैं। एक गुरु जी हैं छतरपुर में, अरे बड़े सिद्ध हैं, लोग थाली एक साथ खिलाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। हाँ, और उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय शंकर जी सहाय, ऐसे करके है कोई मंत्र है। तो ये उसका साधना करते हैं और अच्छे पद पे भी हैं, पोजीशन पे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि, हाँ देखो, अभी मैं क्या बोला था, अष्टम में यदि केतु हो, अभी मैं बोला ही था, तो वो व्यक्ति अपनी गति मोक्ष गति की साधना करता है। तो अष्टमेश यदि लगन का मित्र होगा तो कोई दुर्घटना इत्यादि नहीं देगा। ठीक ना? और कोई डाउट आपका? तो और बताएं, किसका कोई डाउट है या किसी को कोई कुंडली विश्लेषण कराना है तो बताएं। आज का जो क्लास है, मैं सब लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए रखा है, क्योंकि सब लोगों का डाउट क्लियर करते हैं। किसी को कोई कुंडली विश्लेषण करवाना है या एनालाइज करवाना है, या किसी को कोई भी ज्योतिष में फलादेश करते समय किसी को कोई भी डाउट यदि हो रहा है, आप वो हमसे बताएं। सर मेरे को पूछना था, जो है लाल किताब वाली कुंडली होती है उसमें मेरे ख्याल से उसे क्या बोलते हैं, काल पुरुष योग कुंडली। तो मैं जी, थोड़ा देख रहा था, वो तो बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब उसकी जो प्रोडिक्शन है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। तो वो कैसे एक्यूरेट हो सकती है वैदिक से? वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा। बात बता रहे हैं, जो ज्योतिष है, हाँ ज्योतिष जी। में मुख्यतः जो 3 प्रकार के ज्योतिष हैं वो बहुत ज्यादा भी एक्टिव है। ठीक ना? नंबर 1 वैदिक ज्योतिष, नंबर 2 नाड़ी ज्योतिष, नंबर 3 केपी ज्योतिष, नंबर 4 लाल किताब ज्योतिष। हाँ, नंबर 4 भी है लाल किताब ज्योतिष, यानी कि 4 ज्योतिष हो गए आपके। और एक और ज्योतिष है, उसको बोलते हैं जैमिनी ज्योतिष। तो एक ज्योतिष है वैदिक, केपी, जैमिनी, लाल किताब और नाड़ी।
ये जो 5 ज्योतिष है ना, ये बड़ा प्रबल है। बहुत सारे लोग अलग अलग ज्योतिष को मान करके फलादेश करते हैं, लेकिन सबका जो मूल है वो वैदिक ज्योतिष है। मैं डिफरेंट थोड़ा सा बता दूं आपको। लाल किताब ज्योतिष में क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सारा, जैसे यहाँ पे है ना लाल किताब ज्योतिष, देखें यहाँ पर है लाल किताब हमारे पास किताब, देखें ये लाल किताब ज्योतिष हमने सिलेक्ट किया। इसी कुंडली को हमने लाल किताब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड लाल किताब क्या करता है, वो मतलब राशि को वैल्यू देता है, ठीक ना। वो काल पुरुष कुंडली को वैल्यू देता है, जो हमने फर्स्ट लेवल में पढ़ा होगा। काल पुरुष, काल पुरुष क्या है कि जो वहां पर जो फिक्स है, ठीक ना। हाँ, ये जो लगन है खाने फिक्स होते हैं, फर्स्ट खाना, सेकेंड खाना, 1 2 3 4, वो 12 खाने हैं, और जो 12 खाने हैं वो 12 राशि हैं। तो वो फिक्स कर देता है कि भाई 12 खाने 12 राशि, इसी से फलादेश होगा। वहां पर राशि की कोई ज्यादा वो वैल्यू नहीं है, वहां पे खाने की वैल्यू है कि कौन से ग्रह किस खाने में बैठा है, माने कौन से ग्रह किस भाव में बैठा है, और भाव सर्वोपरि होता है। और जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उसी पर आधारित करके वो कुंडली बना देता है और उसी पर फलादेश करता है। तो वहां पर आप लॉर्डशिप, ये दृष्टि भी है, लेकिन वहां पर अलग दृष्टि है। तो ये चीजें बिल्कुल भूल जाओ। हाँ, लेकिन यदि आप लाल किताब ज्योतिष से वैदिक ज्योतिष से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ये भाव और राशि दोनों पर आधारित है। लाल किताब ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ खाने पर आधारित है। खाने का मतलब क्या है, भाव, क्योंकि लगन हमेशा मेष राशि है, प्रथम भाव है, और काल पुरुष का वो सर है, वहां से लेकर के वो 12 नंबर जो है वो पैर है। तो सर से पैर तक की बात करता है, और कौन से ग्रह कहाँ पर बैठा है, कहाँ पे गोचर करता है, उसके पद्धति के अनुसार जो फलादेश करता है वो है। दूसरा ज्योतिष जो है उसको कृष्ण मूर्ति पद्धति। कृष्ण मूर्ति पद्धति जो ज्योतिष है, मैं आपको बता दूं, वो नहीं भाव को वैल्यू देता है, और नहीं वो राशि को वैल्यू देता है, और नहीं ग्रह को वैल्यू देता है। मैं क्लियर बता दूं, जो लाल किताब ज्योतिष है, केपी ज्योतिष है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को वैल्यू देता है, वो वैल्यू है सब लॉर्ड। सब लॉर्ड, लगन सब लॉर्ड जो है वही आपके शरीर का अपीयरेंस बताता। वो कहता है कि यदि आप लोग बोलेंगे तो ये भी ज्योतिष में पढ़ा दूंगा। हाँ, केपी ज्योतिष पे हमको बहुत अच्छा वो है, मतलब एक अच्छा ज्ञान है मुझे केपी ज्योतिष का। लाल किताब का भी थोड़ा बहुत है, लेकिन केपी ज्योतिष का हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है। केपी ज्योतिष कहता है कि यदि जो लगन है, यदि उसमें जैसे लगन में धनु लगन है, तो कहा कि धनु राशि जो है इसके अंदर 3 नक्षत्र है। एक नक्षत्र जो है वो मूल है, फिर पूर्वा साढ़ा है, और एक पाद उत्तरा साढ़ा कह लिया। तो मूल, पूर्वा साढ़ा, उत्तरा साढ़ा, यानी कि मूल का नक्षत्र केतु है, पूर्वा का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, और उत्तरा का जो लॉर्ड है वो नहीं, पूर्वा का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, उत्तरा का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र है। तो कहा कि एक मेष राशि में या मेष लगन में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो हम सिर्फ इतना ही फलादेश कर पाएंगे कि वो थोड़ा अग्नि तत्व के कारण गुस्सा वाला है। वो कहा कि 2 घंटे के बीच जन्म लेने वाला व्यक्ति, सबका बोलेंगे कि मेष मतलब धनु राशि है तो इसका ये नेचर होगा। लेकिन केपी कहा कि मेष लगन, धनु लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी काले होते हैं, क्योंकि बहुत सारे धनु लगन वाले को देखोगे तो लगेगा कि ये काले हैं, वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, वो उतने मोटे नहीं है, वो पतले हैं।
तो कहा कि यदि धनु लग्न में जन्म लेने वाले फैटी हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं और तंदुरुस्त हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन कहा कि ऐसा बात नहीं है। धनु लग्न में ऐसे बहुत सारे जन्म लिए हैं जो कि अज्ञानी हैं, जो कि काले हैं, जो कि मोटे हैं, जो कि धनु लगन से उनका नेचर कहीं मिल नहीं रहा है। तो क्या वो धनु लगन वाले नहीं है? कहा कि है, कहीं ना कहीं वो सब लॉर्ड चेंज हो गया, नक्षत्र लॉर्ड से चेंज हो गया। तो एक राशि में, एक नक्षत्र में 9 सब लॉर्ड है, तो उस 9 सब लॉर्ड में हो सकता है कि वो शनि के सब लॉर्ड में जन्म लिया हो। तो मोटा तो हो सकता है लेकिन काला हो सकता है, क्योंकि धनु का के कारण वो मोटा है और शनि सब लॉर्ड के कारण वो काला है। तो उन्होंने बड़ी बारीकी ढंग से सूक्ष्म गति से जाकर के फलादेश किया और कहा सब लॉर्ड ही सर्वोपरि है। एक आया नाड़ी ज्योतिष, वो भी केपी ज्योतिष से काफी मिलता जुलता है। एक आया जैमिनी ज्योतिष। जैमिनी ज्योतिष से कहता है कि भाई भाव की कोई वैल्यू नहीं होती है, भाव कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो होता है वो राशि होता है। कहा कि राशि में जो ग्रह होंगे और जो सबसे ज्यादा डिग्री पर होंगे वही ग्रहों की सबसे ज्यादा वैल्यू है। वो जो है वो मतलब आत्मकारक ग्रह है। उन्होंने कारकत्व तो बनाया, आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पुत्रिकारक, ज्ञात्रिकारक और स्त्रीकारक। और कहा कि ये 7 कारकत्व है, इसी पर पूरा फलादेश होगा। यानी कि जो ग्रह कुंडली में 0 डिग्री के हैं वो ग्रह सबसे निर्बल है और उन ग्रहों का कोई फल नहीं मिलेगा। अब यदि हम वैदिक ज्योतिष से किसी का फलादेश करते हैं तो वो केपी ज्योतिष के अनुसार कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकता है। यदि हम कोई, अब देखो लाल किताब के अनुसार यदि फलादेश करते हैं तो लाल किताब सिर्फ और सिर्फ भाव को ही वैल्यू देता है। कहा कि जो लगन है वही मेष राशि है, भाव भाव को ही वैल्यू देता है, वो राशि को वैल्यू देता ही नहीं है। कहा तो लगन ही प्रथम भाव है, मेष राशि है, उसी के अनुसार फलादेश करो। तो इसके अनुसार हम सबके अलग अलग यदि फलादेश करेंगे या सबसे हम ये एस्पेक्ट रखेंगे कि हमारा फलादेश सब के अनुसार एक आए, तो ये आपका गलत सोच है। ऐसा हो सकता है कि केपी ज्योतिष कुछ और कह दे और पराशर ज्योतिष कुछ और कर दे। तो इस अनुसार आपको एक ही ज्योतिष पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और ज्यादा एक्सपर्टी हासिल करना पड़ेगा, उसी पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केपी ज्योतिष गलत है या लाल किताब गलत है या नाड़ी ज्योतिष गलत है या वैदिक ज्योतिष गलत है। हाँ हाँ, उसमें कितना एक्सपर्ट है, हमें किस ज्योतिष पे सबसे ज्यादा एक्सपर्टी है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ना? और ये बताएं, ठीक है। किसी का और कोई डाउट हो तो जी बोले। सर, एक कुंडली लगवानी। हाँ, हाँ जी सर, प्रणाम सर। एक कुंडली है सर, 26 फरवरी 26 फरवरी 1973। 1973। हाँ जी, सुबह 1:35। सुबह कानपुर का जन्म है। इनके भी दांत 1:35। सुबह के कि शाम के, दिन के, रात के? सुबह सुबह का है सर, मॉर्निंग। और जन्म कहाँ, दिल्ली का है? कानपुर सर, कानपुर। कानपुर। इनके ना अभी जाड़ों में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो थोड़ा देखना था, मतलब ऑपरेट, मतलब थोड़ा सा सर्जरी बताया है। क्या दांतों में? हाँ, वो अक्कल होती है ना, वहां पे कुछ इशू आया है, तो वो थोड़ा सर्जरी, मतलब थोड़ा इनकी ना नर्व्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो देखना है कि वो क्यों आ रही है। देखें, इनकी जो कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। और ना फलादेश से करने के लिए ना सबसे पहले आप 2 ही चीज देखें कि लगन क्या है और राशि क्या है, कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, केंद्र में कितने ग्रह बैठे हैं, और दशा किसकी चल रही है और अंतर दशा किसका चल रहा है। देखें,
और एक ना मोटा मोटी हिसाब लगा के रखें कि जो फ्रेंडली ग्रह की महादशा अंतरदशा हो ना, तो सब चीज अच्छा होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, चंद्रमा की महादशा है, तो चंद्रमा की महादशा में यदि सूर्य का अंतरदशा हो, मंगल का अंतरदशा हो, केतु का अंतरदशा हो, या क्या बोलते हैं वो गुरु का अंतरदशा हो, तो अनुकूल फल देगा। एक ग्रह की महादशा में देखिए टोटल ग्रह 9 है, तो एक ग्रह की महादशा चलेगी तो बाकी बच गया 8 ग्रह की अंतरदशा ना। तो 8 ग्रह की अंतरदशा में 4 ग्रह अनुकूल फल देने वाले होते हैं और 4 ग्रह प्रतिकूल फल देने वाले होते हैं उसी महादशा में। तो मोटा मोटी चंद्रमा की महादशा में एक तो शुक्र का अंतरदशा हो गया, एक बुध का अंतरदशा हो गया, और एक शनि का अंतरदशा हो गया, जो कि निगेटिव फल देने वाला है। ये इतना दिमाग में बैठा लें आप, मतलब ये तो स्टैंडर्ड नियम है कि भाई आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसी तरह किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो उस ग्रह की महादशा में 4 ग्रह अच्छे फल देने वाले हैं, 4 ग्रह बुरे फल देने वाले हैं। अब नॉर्मली जो उनके मित्र ग्रह अच्छे फल देंगे और उनके शत्रु ग्रह बुरे फल देंगे। बस इतना दिमाग में बैठाने के बाद जब हम यहाँ पर देखा चंद्रमा की महादशा में यदि शुक्र का अंतरदशा है तो एक स्टैंडर्ड नियम है कि बुरा फल ही देगा। इस स्टैंडर्ड नियम को अप्लाई कर लो। हाँ, अब कितना बुरा देगा, अब दूसरा नियम ये कहता है कि यदि षडाष्टक हो, द्विद्वादश हो, या चंद्रमा और शुक्र में कोई संबंध नहीं हो तो सबसे ज्यादा बुरा फल देगा। यदि दोनों में नवम पंचम का संबंध हो, 3-11 का हो, 8 नहीं 10 और 4 का हो, तो नॉर्मली वो अच्छा फल देगा। और यहाँ पर देखें कि चंद्रमा में जो शुक्र है इसके बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों सधर्मी है क्योंकि दोनों केंद्र स्थान में बैठे हैं। और केंद्र स्थान भी देखोगे तो एक चीज देखें, यहाँ पर शुक्र माइनस में यानी कि थर्ड में का थर्ड का फल दे रहा है, और थर्ड का फल दे रहा है यानी कि केतु के चंद्रमा के साथ कोई सधर्मी भी नहीं है, कोई आत्म संबंधी भी नहीं है। तो नहीं सधर्मी है नहीं आत्म संबंधित है। तो फिर यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि चंद्रमा के पीरियड में शुक्र का अंतरदशा वो बुरा फल ही देगा। अब क्या बुरा देगा, तो चंद्रमा जहां का लॉर्ड है और जहां पर बैठा है, और ग्रह जहां पर बैठे होते हैं ना वहां से रिलेटेड ज्यादा वो कष्ट देते हैं, और शुक्र जहां पर बैठा होता है वहीं पे ज्यादा कष्ट देता है। तो चंद्रमा नीच होकर के कहाँ बैठा, लगन में, तो यानी कि लगन से संबंधित यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत दे सकता है। चंद्रमा ब्लड का कारक होता है, शुक्र हमारी इम्यूनिटी, हमारी ऊर्जा, हमारी अंदर की जो वीर्य उसका शक्ति देता है। तो यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर रोग प्रतिरोधक की शक्ति होगी, और मुंह इत्यादि पे जो लगन होता है, फेस भी होता है, शरीर भी होता है, तो एक कष्ट रहेगा। एक कष्ट से मुक्ति कब मिलेगा, तो 6 नवंबर 2026, यानी कि अभी हमारा जून का महीना है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि 5 महीने ये दिक्कत इनको दे सकता है। और ऑपरेशन के कारक ग्रह कौन है, तो केतु और मंगल है। तो जब यानी कि चंद्रमा में शुक्र में यदि दिक्कत दे रहा है, तो यदि यहाँ पर केतु या मंगल का पीरियड आ जाए, हाँ केतु या मंगल का पीरियड आ जाए या कोई पाप ग्रह का पीरियड आ जाए तो ज्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर उसमें भी जो शुक्र में महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा, तो शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतरदशा में इसके जो सधर्मी ग्रह होंगे, शुक्र के सधर्मी ग्रह हो गए बुध, शुक्र और शनि। तो यानी कि जो यह बुध की शुक्र की अंतरदशा में जब शनि आए, बुध आए, शुक्र आए, वो पीरियड ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। उस पीरियड में दिक्कतें होने की संभावना ज्यादा है।
और अभी यहाँ पर शुक्र में शनि चल रहा है, यानी कि 7 जुलाई तक दिक्कत की संभावना ज्यादा है। उसके बाद अब फिर यहाँ भी देखो शुक्र में और शनि में क्या रिलेशन है, तो शुक्र और शनि देखें दो मतलब 10 और 4 का है, और यहाँ पर जो बुध है वो शुक्र से द्विद्वादश में बना है। तो यानी कि यहाँ पर जो शुक्र है बुध के साथ संबंध नहीं किया है, और कोई सिर्फ आत्म संबंधित सधर्मी नहीं है, और यहाँ पर केंद्र होने के कारण सधर्मी भी और आत्म संबंधित भी है, यानी कि शुक्र में शनि का जो पीरियड है वो ज्यादा कष्टकारी है। तो यहाँ पर हम शनि का यदि उपाय कराएं, टेम्परेरी उपाय शनि का कराएं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग उपाय हम शुक्र का कराएं, तो निश्चित रूप से इनको रिलीफ मिल जाएगा। इनको क्या करें कि शनि बीमारी का कारक भी देता है, शनि नशों का कारक भी होता है, शनि रियल में शनि नशों का कारक ही होता है। तो ये शनि का जब तक पीरियड है ये दिक्कत देगा, तो शनि का यहाँ पर अच्छे से उपाय कराएं, शनि की मंत्र पाठ कराएं, तो ये चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7 जुलाई के बाद इसमें रिलीफ मिल जाएगा, और जैसे ही केतु आएगा 1 अक्टूबर के बाद वो कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर शुक्र बीतेगा सूर्य आएगा 6 नवंबर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। तो हमको थोड़ा महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा, तो महादशा का संबंध अंतरदशा से और अंतरदशा का संबंध प्रत्यांतर दशा से हमको कोरिलेट करके कुंडली करके फलादेश देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शनि का क्या उपाय कर सकते हैं, तिल का दान करा सकते हैं, उड़द का दान करा सकते हैं, क्योंकि सप्तम में है, थर्ड का लॉर्ड भी है, दान करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। शनि का हम मंत्र पाठ भी करा सकते हैं, शनि के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करा सकते हैं। बाकी उपाय में देख करके शनि का क्या क्या उपाय है हम कर सकते हैं, ठीक है। और बताएं, किसी का डाउट है? सर इसके अंदर ट्रांजिट को कैसे अटैच करेंगे सर? जैसे 5वें घर से अभी केतु जा रहा है, जो वीनस को देख रहा हूँ उसको कैसे देखेंगे सर इसमें? बहुत ही सुंदर। देखें, इसमें ट्रांजिट को हमको सदैव चंद्रमा से ही देखना है। तो यहाँ यस पर सर। एक तो ट्रांजिट अच्छा है क्योंकि चंद्रमा से पंचम में है। राहु का जो ट्रांजिट है वो थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि चंद्रमा से और यहाँ लगन चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन अभी 2 जून के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि इनका ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होगा, ये क्योर 100% होंगे, क्योंकि इनका सारे के सारे जो ट्रांजिट है, और अभी बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो लगन को देख रहा है, एग्जॉल्टेड होकर के लगन को देख रहा है। तो चंद्रमा से सबका ट्रांजिट वैसे ही देखें जैसे आपने पहले देखा है, चंद्रमा से देखें शनि ठीक है, चंद्रमा से देखें बृहस्पति ठीक है, चंद्रमा से देखें आदि, तो सारे के बृहस्पति ठीक है। सिर्फ शुक्र ही राहु ही गड़बड़ है। राहु का यस सर। गोचर और भी ज्यादा सोना में सुहागा करेगा, राहु ट्रांजिट करेगा जब तक यहाँ पर शुक्र का अंतर भी बीत जाएगा, ये भी इनके लिए बड़ा पीरियड है। वहां पर शुक्र भी राहु भी अनुकूल, शनि भी अनुकूल, और साथ में बृहस्पति भी अनुकूल, तभी तो इनका बड़ा सुंदर समय चल रहा है। योग भी सब कुछ ठीक है, लेकिन वही है कि महादशा में जो अंतरदशा में जो शनि का प्रत्यांतर है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। और शनि के बारे में एक चीज और कहा है कि जो शनि है कभी कभी मारे के संबंधात निहंता पाप